बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज नदीम मलिक के शो में राना सनाउल्लाह ने जब ये कहा कि पीटीआई के लोगों ने काजी फायज़ के साथ लंदन में बहुत बुरा किया है, तो लतीफ़ खोसा ये भूल गए कि शो लाइव चल रहा है। उन्होंने फिर आज ऐसा रगड़ा लगाया है राना सनाउल्लाह को कि राना सनाउल्लाह को दिन में तारे दिखा दिए हैं। तो गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम है। वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद फिर इस पर डिटेल से बात करते हैं। वो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह हाईली रिस्पेक्टेबल जज है और पूरी दुनिया में उनकी इज्जत है, नेक नामी है उनकी। लेकिन मौजूदा हुकूमत काजी फायज़ ईसा के करीब थी ज़हनी तौर पर और मंसूर अली शाह से थोड़ी खाइफ थी और अभी भी वो खौफ मौजूद नजर आता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के मामले के अंदर एक तनाज़ा होगा अगर मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर की मुखालफत की जाती है, क्या बनेगा वहां पर? देखिए, जिनको ये चाहते हैं और जो फॉर्मूला दे रहे हैं, अगर उस फॉर्मूला पर लें तो फिर इनके जजेस तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते हैं। जिन्होंने ये कहा कि इन 8 जजेस का फैसला मत माना जाए, मत माना जाए, ना माना जाए, यानी ये कभी सुना है कि माइनॉरिटी वाले जजेस अपनी राय तो वो देने में बिल्कुल हक बजानिब है, जो मर्जी राय दें, मगर क्या वो ये कह सकते हैं कि कोर्ट का जजमेंट जो है उसको जो है वो डिफाई किया जाए, उसको ना माना जाए? आर्टिकल 189, आर्टिकल 190 कहाँ गया, आर्टिकल 204 कहाँ गया, आर्टिकल 187 कहाँ गया? यानी उन्होंने तो हद कर दिए जिनको ये चाहते हैं कि वो हेड करें यानी आईनी बेंच का, तो फिर तो किसी को ना बनाए। देखें, मैं कहता हूँ मलिक साहब पहले 5 सीनियर जजेस को बना दें ताकि ये झगड़ा ही खत्म हो जाए, ताकि किसी का कोई जो है ग्रीवेंस ना हो और किसी की चॉइस भी ना हो। अगर इन्होंने ये काम किया तो फिर जाहिर है फिर हम तो वकला जो है वो एहतजाज करेंगे और फिर सियासी जो है जमातें वो भी ऑपोजिशन वाले समझेंगे कि ये टारगेट करने के लिए मनपसंद बेंच बनाई गई है। पहले ये क्या कहते थे कि जी ये बंदियाल साहब मनपसंद कर रहे हैं, हम कहते थे जी काजी फायज़ ईसा साहब ये जो है मनपसंद कर रहे हैं। बेंच देखकर हम फैसले बता देते थे कि फैसला क्या होने जा रहा है। और जहां तक ताल्लुक है ट्रायल कोर्ट्स का, यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट या नायब अदालत का, वो तो आज आपने ऑब्जर्वेशन सुन ही ली है हाई कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन आई है, उनको जिस तरह कंट्रोल किया गया, जिस तरह बैठकर जो है फैसले इजाजत से मैं ब्रेक करीब आ गई है, मैं ब्रेक की तरफ जाऊं, लेकिन आपने जो जस्टिस बंदियाल की अदालत में बेंच फिक्सिंग का तज़किरा किया और उससे पहले भी और जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के हवाले से जो ऑर्डिनेंस जारी करवाकर जिस तरीके से मामला आगे बढ़ाए, वहाँ पर ये तासुर आपके ये जो अल्फाज हैं उसको तक़वियत देते हैं कि मामला दुरुस्त नहीं है। सीनियरिटी का प्रिंसिपल अगर फॉलो किया जाए तो उसी में सबकी फलाह और बेहतरी है। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे राना साहब से इससे जवाब लेते हैं। हमारे खुश आमदीद कहते हैं राना साहब। 5 सीनियर मोस्ट जजेस अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के तो केस सुनते हैं तो मसला हल नहीं हो जाता। इसमें तो चॉइस का किसी का पसंद नापसंद का बहस ही खत्म हो जाएगी। नहीं देखें इसमें जो है वो जुडिशियल कमीशन जो है वो एम्पावर्ड एक बॉडी है जिसमें जुडिशरी मौजूद है, अपोजिशन मौजूद है, हुकूमत मौजूद है, बार मौजूद है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है तो उसमें इस किस्म की पाबंदी जो है वो ज़ुबानी कलामी या किसी प्रोग्राम में बैठ के तो नहीं लगाई जा सकती। मैं समझता हूँ कि वो इस बारे में बेहतर फैसला करेंगे। अब खोसा साहब ने जो बात की, उन्होंने मेरी बात की तईद की है ना कि कुछ लोग जो है वो ग्रुपिंग में कुछ का हवाला मैंने दिया, कुछ की तरफ इन्होंने निशानदेही की। तो मैं समझता हूँ कि अगर इससे मुबर्रा जो है वो अगर बेंच बनेगा तो उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा लोगों का। और फिर आखिर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो आर इक्वल, यानी जजेस जो है वो को किसी से कोई छोटा बड़ा या कोई सीनियर जूनियर नहीं होता। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो इक्वली जो है वो कॉम्पिटेंट भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं। तो उनमें से कोई भी 5 या 7 जजेस का जो बेंच बनेगा तो उनमें जो है वो जुडिशियल कमीशन मैं समझता हूँ कि बेहतर फैसला करेगा। राना साहब, मुझे तो वैसे काफ़ी अभी अंदेशा है कि आपने जो बेंच की तश्कील में कमीशन का रोल रखा है ये सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होगा और इसको अदलिया की आज़ादी के मुनाफी कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि बेंच बनाना कमीशन का काम नहीं है, ये तो अदलिया का काम है। अदलिया बैठ के फैसला करे कौन सा बेंच बैठेगा और केस सुनेगा। नहीं तो ये जो अदलिया का काम है बेंच बनाना, ये भी तो पार्लियामेंट ने कानून में ये इख्तियार दिया है ना। तो पार्लियामेंट जो है वो कानून लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने करनी है।
आइन साजी जो है वो पार्लियामेंट ने करनी है। ये सुप्रीम कोर्ट जो है, ये सुप्रीम कोर्ट 199, 184 ये सारी जो पावर्स हैं ये किसने दी है? पार्लियामेंट ने दी है। पार्लियामेंट जो है वो उनमें से कोई चीज पिक एंड चूज नहीं कर सकते, उसमें इजाफा भी कर सकते। अगर आप पिक एंड चूज करेंगे कि ये जज मेरा केस सुनेगा, ये जज खोसा साहब का केस सुनेगा, तो वो मुदाखलत होगी और अदलिया उसको टेकअप कर ये नहीं तो नहीं पिक एंड चूज जुडिशियल कमीशन जो है वो पिक एंड चूज जो वो जजेस को एलिवेट करता है, वो जजेस को इंडक्ट करता है, वो पिक एंड चूज करता है। यानी वो एक ऐसा तैनाती में आपका इख्तियार है, स्ट्रक्चर केस सुनने में, बेंच चुनने में आपका इख्तियार नहीं है। नहीं, लेकिन बात ये है ना कि आखिर जो एक जजेस कमेटी है वो भी तो कमेटी जो है वो जिस कानून के तहत बनी है वो भी तो पार्लियामेंट ने बनाया है ना। पार्लियामेंट अगर कमेटी बना दे तो फिर ठीक है, अगर पार्लियामेंट जो है वो जुडिशियल कमीशन बनाए और जुडिशियल कमीशन बाकी सारे काम करे वो ठीक है, और एक बेंच क्योंकि किसी की मर्जी का नहीं बन रहा तो ये फिर आगे जो है वो आइन भी और कानून भी हर चीज जो है उसको एक साइड पे कर दिया जाए। लतीफ खोसा साहब, आप क्या कहते हैं? क्योंकि एक हुकूमत फ्रीक बन के किसी केस में जा रही हो और हुकूमत बैठ के वहाँ ये फैसला कर रही हो कि कौन सा जज और कौन सा बेंच ये केस सुनेगा, तो इसको मुदाखलत कंसिडर किया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट इसको जाने देगी कि ठीक है? नहीं देखिए, ये तो 100% मुदाखलत है। राना साहब फरमा तो रहे हैं लेकिन इनको ये इदराक तो है, मुझे यकीन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में बेंचेस की तश्कील जो है ये इंटरनल सुप्रीम कोर्ट का मसला है, और ये रूल्स भी 1980 के ये सुप्रीम कोर्ट ये आइन ही के तहत जो है आइनी इख्तियारात के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बनाए थे। और अगर आप इसी तरह हर महकमे में फिर मुदाखलत करना शुरू कर दें तो फिर सारा कुछ ले पार्लियामेंट, फिर बाकी तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है अपना कई इदारों के ऊपर खत्म हो जाए। और इसमें भी अगर देखें तो ये जो ज्यादती की है, 8 बंदे अब इनके हैं जो जुडिशियल कमीशन है, 8 हुकूमत के हैं, और हुकूमत के वहाँ जो है वो डिटो अंगूठा लगाते हैं, वहाँ कोई दलील नहीं होती है कोई। मैं तो उस कमेटी का जो पार्लिमानी कमेटी बराए तायनाती जजेस है वो उसका हिस्सा हूँ, था, या फिर जो पहले डिस्पेंसेशन जो 26वीं तरमीम से पहले थी, तो मैंने तो देखा है कि वो चारों के चारे जो है हुकूमती माशाल्लाह एक ही तरफ जाते थे और कोई दलील नहीं चलती थी। हम जितना कहते थे सीनियरिटी के प्रिंसिपल को खुदारा बताए तो सही, आप सीनियर को क्यों सुपरसीड कर रहे हैं? ये है कि हम अपनी जो है वो बात को साबित करने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि हकायक को भी जो है जुटला देते हैं। खोसा साहब मुझे साबित कर दें कि 8 मेंबर जो है वो जुडिशियल कमीशन में हुकूमत के हैं, तो चलिए मैं आपकी और कर लेता हूँ। अरे बाबा, आपने याया अफरीदी साहब को बुलाया, मुझे एक वजह बता दें कि इस वक्त जो है मंसूर अली शाह, नहीं यार सुन तो लो, मंसूर अली शाह साहब की एक नक्स बता दे, उनकी जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है। ही इज द मोस्ट brilliant judge of Pakistan, or internationally, globally, you can compete him with anyone in the world. और मुनीब अख्तर जो है वो thinking judge, honesty, integrity और competence। सर ना करें। अब आप ठीक है, अफरीदी साहब के खिलाफ मुझे कोई बर्खास्त नहीं है। अरे बाबा, पार्लियामेंट्री बहुत इंटेग्रिटी है, बहुत एक कामरान मुर्तजा था, 3 हमारे थे, हमने बाइकआउट किया। 8 पार्लियामेंट्री कमेटी थी सर, वो जुडिशियल कमीशन नहीं था, वो पार्लियामेंट्री कमेटी थी। नहीं पार्लियामानी कमेटी, उसी की बात कर रहा हूँ मैं, कि जिसने जस्टिस याया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया, उसमें तो 8 राना साहब गुस्से में आ गए। कम से कम आपसे ये तो नहीं थी कि आप और जुडिशियल कमीशन को पार्लियामानी कमेटी की तरफ ले गए। जुडिशियल कमीशन जो है उसमें आप साबित करें कि 8 बंदे हुकूमत के हैं, उसमें 5 बंदे आप जरा अपने अल्फाज पे जरा गौर करें कि आपने जो बात की है ये भी आदाब के मुनाफी है। आपकी कम अज कम मुज़ेब नहीं देती है
कि आप जैसा सीजन आदमी, सीनियर आदमी और तदब्बर हौसला रखने वाला आदमी इस किस्म की बात करे, वो खुदा का खौफ करे। राणा साहब ये मुझे बताएं, 2 सीनियर जज जो इग्नोर किए गए, एक नक्स बता दें किसी एक में, कॉम्पिटेंस में, इंटेग्रिटी में, उनकी जो है और फिर अब आपने मंसूर अली शाह साहब ही की अब वो मानी है। अब सारे जज साहबान ने सारा जजों ने मंसूर अली शाह साहब का जो दिया हुआ प्लान है फॉर रनिंग द सुप्रीम कोर्ट वो एक्सेप्ट किया है, उसको अडॉप्ट किया है। मंसूर अली शाह साहब इतना थिंकिंग और इतने जो है माशाल्लाह वो फॉरवर्ड लुकिंग है जज कि उन्होंने सारा कंप्यूटर सिस्टम सारी उन्होंने जो है ये आपकी जो है कराची को कनेक्ट किया, इस्लामाबाद को कनेक्ट किया, लाहौर को कनेक्ट किया, बलूचिस्तान को कनेक्ट किया। उन्होंने जो है ये जितना सहूलत से ये कर सकते थे थोड़ा सा इसको आगे चलाते हैं खोसा साहब। उन्होंने आज वो कुछ वो वीडियोस आपने सामने देखी होंगी दोनों ने, आप मैं दोनों से इस पर राय चाहूंगा। आपको सियासी जमातों को एहतजाज करना चाहिए। काजी फायजी साहब के खिलाफ लंदन में एहतजाज हुआ है, तो एहतजाज के लिए आप प्ले कार्ड अपनी बात भी कह सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर पीटीआई के किसी लीडर ने देना हो बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन किसी की कार के ऊपर वो ठाठा मारना या बदतमीजी से बेहूदगी वाले कलमात अदा करना, उससे परहेज सही होती है। तो अभी उसके ऊपर हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि उनके वो पासपोर्ट कैंसिल करेंगे और कार्रवाई करेंगे। राणा साहब पहले आपसे ही जवाब ले लो, एहतजाज के लिए 9 मई करना जरूरी नहीं होता। मेरे तो ख्याल में जीएचक्यू के बाहर भी जाके कोई एहतजाज करना चाहे तो उसको इजाजत होनी चाहिए, लेकिन प्ले कार्ड लेकर खड़ा हो जाए, जीएचक्यू के दरवाजे के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। और इसी तरीके से ये काजी साहब की गाड़ी के साथ भी आप प्ले कार्ड लेके सड़क के किनारे खड़े हो जाए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। राणा साहब देखिए, ये वल्गैरिटी जो है और ये तशद्दुद और ये इस किस्म का जो है ये बिल्कुल पीटीआई ने वतीरा अपनाया हुआ है, मुल्क के अंदर भी और बाहर भी। बल्कि ये घटियापन जो है ये इंट्रोड्यूस इन्होंने करवाया है। इससे पहले ये खोसा साहब बैठे हैं, इनको खुद मालूम है कि एक दूसरी सियासी जमात के जो कायदीन या लीडर्स होते थे, वर्कर उनकी इज्जत करते थे। ये माहौल ही नहीं था, ये माहौल ही इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि मुखालिफ जमात का बंदा नजर आए तो उसको गालियां दो, उसे चोर कहो, उसे डाकू कहो, उसके खिलाफ नारे मारो। तो ये जो है ये इंतहाई जो है वो गलत है और ये इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इन लोगों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी होनी चाहिए, इस बात की मजम्मत भी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये मंसूर अली शाह साहब की जो है वो तारीफ कर रहे हैं खोसा साहब, ये तो ठीक है, बार के मेंबर हैं, जानते हैं उनको, लेकिन उनके मुतल्लक भी पीटीआई ने एक ऐसी मुहिम का आगाज किया जिसकी वजह से उनकी नेक नामी और उनकी शोहरत को भी जो है वो नुकसान पहुंचा। तो ये जो पीटीआई का रवैया है एक यानी सियासी जमात के तौर पे, ये कतई तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। सर वो क्या कैंपेन थी जो पीटीआई ने जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए रन की थी? ये इनके लोग जो हैं ये आज से कोई 3-4 माह पहले ये गुफ्तगू करते पाए गए, बल्कि निजी महफिलों में हमारे सामने भी उन्होंने कभी परहेज नहीं किया बात करने को कि जी वो बात हो गई है हमारी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 25 अक्टूबर को आएंगे और उसके बाद आके ये कर देंगे वो कर देंगे। ये बाकायदा इन्होंने इस कदर इस चीज को हवा दी, ये चीज जो है वो मीडिया में डिस्कस होने लगी और बाकी हर तरफ जो है वो इस तरह का। वो तो उमर यूब ने आज भी बोला, चीफ जस्टिस मौजूदा जस्टिस याहिया के लिए उन्होंने कहा कि वोट ऑडिट करें 8 फरवरी का, तो वो तो ऐसी बात नहीं, अगर वोट ऑडिट का ही कह रहे थे तो अगर इसके अलावा कुछ नहीं था जो मेरे इल्म में नहीं है तो फिर नहीं, ऑडिट का नहीं कह रहे थे, ये उनकी जात से ये मंसूब करके ये कह रहे थे कि जी उनकी हमारे साथ बात हो गई है और ये बात जो है ये इंतहाई जिम्मेदार लोगों ने की। लतीफ खोसा साहब, ये तो एक इल्जाम है आपके ऊपर, आपकी जमात के ऊपर। देखें वो बंदयाल साहब का एंटी ग्रुप में अपना मंसूर अली शाह साहब काजी फायज ईसा ग्रुप में थे, जो धड़ाबंदी इन्होंने की थी कि 3, 5, 5, 7, 7, 9 पता नहीं क्या किया था। वो तो मेरे सामने जो है रिक्यूज करके थे जब ये सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स की जो पिटीशंस चल रही थी, उसमें हमने जो है कोशिश की थी कि फुल
फुल कोर्ट बैठे, फुल कोर्ट। हमने यहाँ की ये इस्तदा मैंने और एतजाज हासन ने की थी। तो बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ने जो मुयस्सर 9 जज साहबान उस वक्त मौजूद थे, सारों को बिठा दिया जो पाकिस्तान में थे, क्योंकि वेकेशन थी, कुछ बाहर गए हुए थे। काजी फायज ईसा साहब ने आते ही जनाब खड़े हो गए और कहने लगे कि मैं तो इसमें नहीं बैठता जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का आप पहले फैसला नहीं करते हैं। जस्टिस सरदार साहब, सरदार इसहाक साहब के भी वो जो भाई साहब हैं वो भी चले गए, तारिक मसूद साहब भी उनके साथ चले गए, और उस बेंच में से बाद में जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर भी वो भी रिक्यूज कर गए। तो वो तो पहले उस जो ग्रुपिंग हुई थी वो तो इनके साथ थे और काजी फायज ईसा साहब के साथ थे। वो अगर इंसाफ करते हैं, अगर इनके खिलाफ कोई फैसला आता है तो फिर ये उस पे इल्जाम लगा देते हैं रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मलिक साहब मैं आपको बताऊं, जब 14वीं तरमीम 13वीं तरमीम पहले की थी 58(2)B खत्म करने में, 17 सीटों पर इन्होंने ला के बेनजीर भुट्टो रानी शहीद को खड़ा किया था। बाद में 14वीं तरमीम पर भी रानी शहीद ने इनके साथ दिया डिफेक्शन क्लॉज को ऐड करने में। मैंने बीवी को कहा, मैंने कहा बीवी, नवाज शरीफ तो पहले ही जो है वो इतने तकब्बर में है, वो अपने एमएनएस को 1-1 साल नहीं मिलता है, आपने तो उसको बादशाह सलामत बना दिया है और अमीरुल मोमिनीन बनने जा रहे हैं वो। तो बीबी शहीद ने कहा कि मुझे देखे, मुझे मुल्क से सरोकार है, मुझे वो ये नहीं है कि मैंने नवाज शरीफ का साथ दिया। मैं चाहती हूँ अगर विल्सन एक तो गाइस आपने देखा कि नदीम मलिक के शो में राना सनाउल्लाह को आज किस तरह से रगड़ा लगाया है लतीफ़ खोसा ने, जब राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि काजी फायज़ ईसा के साथ बहुत बुरा हुआ है और पीटीआई के लोग इंतशार फैलाते हैं। लतीफ़ खोसा भूल गए कि ये शो लाइव चल रहा है। उन्होंने फिर आज खूब सुनाई राना सनाउल्लाह को कि आप लोग अपना वक़्त भूल गए हो, आप लोग किस तरह से एहतजाज करते थे सुप्रीम कोर्ट पर, आप लोगों ने पथराव किया और आप लोग आज काजी फायज़ ईसा को सही कह रहे हो क्योंकि वो आप लोगों की मर्ज़ी के फ़ैसले करता था और इसी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह कहीं इंसाफ वाले फ़ैसले ना कर दे और इसी वजह से आप लोगों को खौफ आता है और जस्टिस मंसूर अली शाह से आप लोग इस कदर खौफज़दा हो। तो गाइस आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।